दोस्तों इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पूरे सस्पेंस से भरे रखे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थर्ड एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि माइकल अपनी टीम को बता रहा था कि 2000 के नोट मिडिल ईस्ट में छपते हैं। उसके बाद इन सभी नोटों को पड़ोसी मुल्क में लाया जाता है, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाहे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। वहाँ पर उनकी अच्छी तरह पैकेजिंग होती है। इन सभी नोटों को छुपा के हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में इनको छुपा के इंडिया में एंट्री कराई जाती है। सारा रुपया एक साथ नहीं लाया जाता, बल्कि छोटी छोटी पैकेजिंग में ये इंडिया में एंटर करता है। नोट को चाहे जितनी भी बड़ी कलाकारी से बनाया हो, अगर वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो वो कबाड़ है। इंडिया में आने के बाद वो इंडियन मार्केट में छोटे छोटे दुकानों में या बैंक में फैला दिए जाते हैं। ये सब रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस काउंटरफीट के पीछे इस इंसान का हाथ है जिसका नाम मंसूर है। कभी कभी ही इंडिया आता है, पर कब आता है इसके बारे में किसी को पता नहीं। उसके बाद बिलाल को दिखाया जाता है जो कि मंसूर का खास आदमी है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेगा अपने सीनियर से नकली नोटों की इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन उसके सर कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। अब हमारे को वही बिल्डर दिखाया जाता है जो कि मांझा भाई को कॉल करके एक बड़ा ऑर्डर देने की बात करता है। 10% अपना भी कमीशन मांगता है। इधर माइकल ऑफिस में जाकर जो काठमांडू से नोट पकड़े थे उनके कुछ सैंपल लेके आता है। फिर वो उन नोटों से एक दुकान में जाकर 2 आईफोन खरीदता है, एक अपने बेटे के लिए और दूसरा अपना साथी शेखर के लिए। जब शेखर उसको थैंक यू करता है तो माइकल उसे कहता है कि तू भी मेरी तरफ कमीना है। इधर फर्जी नोट से हमने आईफोन खरीदा और तूने मना नहीं किया। उसके बाद सनी और फिरोज एक बार में जाके उस बिल्डर से मिलते हैं। बिल्डर उन्हें बार के एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे बैठा हुआ था गुजरात का केशरी भाई जोशी, वो भी जो कि वहाँ पे एक MLA था। वो सनी को 20 करोड़ फर्जी नोट का ऑर्डर देता है। ये फ़ोन पर बात नहीं करता था, इसीलिए वो पर्सनली ऑर्डर देने आया था। अब बिल्डर इनको कहता है कि ये डिलीवरी तुम लोगों को ही करनी है और वो भी गुजरात में, वो भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर। इधर चाचा इनसे नाराज होते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया था कि अब ये काम और नहीं, अब तुम एक और ऑर्डर लेके आ गए हो, क्योंकि इनके पास तो अब पेपर भी नहीं बचा था और बार बार ये पेपर नहीं चुरा सकते थे। इधर माइकल अपने बेटे के पास आता है और उसे आईफोन देता है। इसका बेटा अपनी माँ के साथ रहता था क्योंकि माइकल और उसकी बीवी अलग रहते। इनका तलाक के लिए केस भी चल रहा था। अब हर डिपार्टमेंट की तरह RBI के लिए भी एक बंदे को भेजना था। अब मेगा अपने बॉस को जाके कहती है कि आप मेरा नाम सजेस्ट कर दीजिए। अब उसका सीनियर मान जाता है। इधर फिरोज और सनी क्रांतिकारी बूढ़े को पकड़ के ले आते हैं और वो उसके नाम पे कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और इस कंपनी में फ़ोन उठाने के लिए एक ऑपरेटर भी रख लेते हैं। ये कंपनी उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड पेपर को खरीदने के लिए बनाई थी। अब इनके पास नाम, एड्रेस प्रूफ और GST नंबर के साथ साथ एक लुढ़कने वाले बुड्ढे का आधार कार्ड भी था। इधर मेगा RBI की तरफ से माइकल की टीम में आ गई थी और वो पूछता है कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो। वो कहती है कि इस काम में मुझे इंटरेस्ट है और मुझे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मेरे पास डिग्री भी है और मेरे पास सॉफ्टवेयर और मशीनरी भी है, इस पर मैंने काफ़ी पर्सनली काम किया है। वो उसको एक 2000 रुपये का नोट देते हैं। मेगा का सॉफ्टवेयर उन्हें बता देता है कि ये फर्जी नोट है और माइकल उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब यहाँ पे मेगा के पास करने को कुछ नहीं था। फिर वो अपने बैग से 500 रुपये का नोट निकालती है और वो नोट माइकल को दिखाने के लिए जाती है। वो कहती है कि ये बंदा नया है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। मैंने जिस रेस्टोरेंट से इसको लिया था उसके आसपास की प्रेस की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। माइकल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हमारा अभी एक ही गोल है, वो है मंसूर। फिर माइकल शेखर के साथ बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही मेगा थोड़ा ओवर स्मार्ट बन जाती है। वो पेपर पर माइकल की स्टैंप लगा लेती है और उस इलाके के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में शिंदे कहता है कि मुझे बड़े साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन मेगा उसको कहती है कि हमें रेड थोड़ी करनी है, हम तो सिर्फ चेकिंग के लिए जा रहे हैं। हर प्रेस में हमें चेक करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आधे घंटे में हम वापस भी आ सकते हैं। शिंदे उसके साथ जाता है और वो सभी प्रेस को चेक करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब सिर्फ आखिरी प्रेस बची थी जो कि क्रांति पत्रिका थी और उसी में चल रहा था फर्जी नोट छापने का नंगा नाच। अब पुलिस की गाड़ी देखकर चाचा परेशान हो जाते हैं। वो सनी को जाके बताते हैं कि वहाँ पे पुलिस आई है। सनी चाचा को मना करता है कि हम मशीन बंद नहीं कर सकते क्योंकि कल डिलीवरी देनी है और सभी लाइटें हम बंद कर देते हैं ताकि पुलिस को यही लगे कि ये प्रेस बंद है। बिग पुलिस वाला किसी पड़ोसी से चाचा का नंबर ले लेता है, तो चाचा को फोन लगा देता है। सनी के रोकते रोकते ही
चाचा फोन उठा लेता है। पुलिस वाला चाचा को अभी प्रेस में आने के लिए कहता है। सनी चाचा को बैक गेट से बाहर भेजता है और कहता है कि कोशिश करना कि प्रेस ना खोलना पड़े। अब पुलिस वाला चाचा को प्रेस खोलने के लिए कहता है, लेकिन चाचा मना कर देते हैं। बिना मालिक के परमिशन से हम इस प्रेस को नहीं खोल सकते। मेगा कान लगाकर अंदर चली हुई मशीन को सुन लेती है। पुलिस वाला उस पर थोड़ा सा सख्ती में आगे उस प्रेस को खोलने के लिए कहता है। चाचा उस प्रेस को खोल देता है, लेकिन तब तक सनी और फिरोज ने वो प्रिंट कहीं पे छुपा दिए थे और खुद भी अंदर ही छुप गए थे, लेकिन वो डस्टबिन से वेस्टेज उठाना भूल गए थे। तभी पुलिस वाला और मेगा अंदर चेकिंग कर रहे थे। तभी सनी उस डस्टबिन को उठाने के लिए मेगा के पीछे जाता है। वो एक बड़ा पाना अपने हाथ में लेके मेगा के पीछे जाता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो मेगा को मार दे। लेकिन तभी माइकल का कॉल मेगा को आ जाता है। माइकल मेगा को कहता है कि मेरे को एसीपी सर का कॉल आया था और उन्होंने गुस्से से ये मेरे से पूछा कि बिना सर्च वारंट के तुम प्रेस में छापा कैसे मार सकती हो और तुम अभी की अभी वापिस आओ। उसके बाद पुलिस वाले को भी कॉल आता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आज ये सब पकड़ने से बाल बाल बच जाते हैं। अब ये जगह को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, पर चाचा इनको कहते हैं कि ऊपर वाले का इशारा था। लेकिन सनी कहता है कि ये ऊपर वाले का इशारा नहीं, बल्कि ऊपर वाला हमें चाहता है कि तुम काम करते रहो। अगर उन्होंने हमें पकड़ना होता तो पहले ही पकड़ के ले जाते। अगले दिन माइकल मेगा को अपने पास बुलाता है और उसके द्वारा की गई फॉर्जरी के लिए, यानी बिना परमिशन उसकी स्टैंप यूज़ करने के लिए, उसे ऑफिस से फायर कर देता है। लेकिन हाथ पांव जोड़ने और मिन्नतें करने के बाद मेगा अपनी जॉब बचा लेती है। अब इनका माल तैयार था और ये दोनों डिलीवरी करने के लिए सूरत जा रहे थे। फिरोज की तो हालत बहुत खराब थी। जिस चीज का डर था वही होता है। इन दोनों को एक चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है। पुलिस वाले पहले इनके पेपर चेक करते हैं, फिर इन्हें माल चेक कराने के लिए कहते हैं। जब पुलिस वाला चीजों को चेक कर रहा था तो सनी जानबूझकर एक बोतल नीचे गिरा देता है। पुलिस वाला इनसे शराब पकड़ लेता है और कहता है कि अब बड़े साहब ही आके बात करेंगे। सनी इनको कहता है कि सर, इस बात पे साहब क्यों लेके आ रहे हैं, हम आपस में ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर ये लोग 6 बोतल देके और 30,000 साथ में देकर वहाँ से निकल जाते हैं। सही सलामत MLA के अड्डे पर उस माल की डिलीवरी कर देते हैं। 20 करोड़ की डिलीवरी देकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये लोग इसके बाद एक बार में चले जाते हैं। अब जब वापिस आके ये प्रेस में आते हैं तो नानू ने इनके सारे नकली नोट पकड़ लिए थे। नानू इनको वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। नानू उनको खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि चोर का बेटा तो चोर ही निकलेगा। सनी ये बात सुनकर उदास हो जाता है और अपने दोस्त को वहाँ से लेके चला जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले एपिसोड को आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि अगले एपिसोड इससे भी सस्पेंस से भरे हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वहां से भी अगले एपिसोड को चेक कर सकते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.